नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानकुंज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने जो टेंस पढ़ाए थे उसमें हमने बात की थी, पहला हमने बात की थी टाइम की। तो टाइम मैंने आपको बताया था दोस्तों, टाइम 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने आपको समझाया था कि प्रेजेंट टाइम क्या होता है, जो भी काम हम कर रहे होते हैं या फिर कंटिन्यूइंग एक्शन होता है वो प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट टाइम में जैसे काउंट करते हैं जो काम हमारा चल रहा होता है, पास्ट टाइम में उसे काउंट करते हैं जो काम हम पूरा कंप्लीट कर चुके होते हैं। फ्यूचर क्या होता है, एक इमेजिनेशन होती है ना, जो कि रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन एक्शन की, जो हमने कल आपको समझाया था। एक्शन बेसिकली मैंने आपको 4 टाइप के बताए थे, जिसमें कॉन्टिन्यूस एक्शन आया था, है ना, और परफेक्ट एक्शन आया था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन आया था, पीसी लिख देता हूँ शॉर्ट में, और एक आया था इंडेफिनिट एक्शन। है ना दोस्तों, देखिए कॉन्टिन्यूस एक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो एक्शन हमारे कॉन्टिन्यूइंग ऑनगोइंग चल रहे होते हैं उनको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस एक्शन। परफेक्ट एक्शन में हमारे वो एक्शंस आते हैं जो अभी हमारे कंप्लीट हो चुके होते हैं, है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन से एक्शन आते हैं, जो काम हम शुरू कर चुके होते हैं, यानी कि हमारा पार्शियली काम कंप्लीट हो चुका होता है और कुछ बचा हुआ होता है, तब हम इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काउंट करते हैं। और जो इंडेफिनिट होते हैं, देखिए इंडेफिनिट टेंसेस वो होते हैं जो टाइम लाइन पर शो नहीं होते, यानी कि उनमें एक्शंस नहीं होते, उनमें जस्ट क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। एक तरह से हम इनको बोल सकते हैं इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, है ना। इनमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है और कुछ नहीं होता है भैया। इनमें होता है एक्शन, इनमें भी एक्शन होता है और इनमें भी एक्शन होता है। तो चलिए आगे अपन थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं टेंस बनता कैसे है। टेंस कुछ नहीं दोस्तों, देखिए टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। जब हम टाइम और एक्शन को मिला देते हैं तब हमारा सेंटेंस बन के तैयार होता है, यानी कि टेंस बन के तैयार होता है ना। तो देखिए टाइम और एक्शन को कैसे मिलाया जाएगा। टाइम बेसिकली दोस्तों 2 टाइप से गिना जाता है ना। एक होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और एक्शन तो हमारी जो कुछ भी होती है, मतलब जो भी हम काम करते हैं वो तो एक्शन हमारा होता है ना। एक्शन को भी बताते हैं, पहले हम इनको समझ लेते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। एग्जांपल के लिए मैं एक मार्कर ले लेता हूँ। मैंने लिखा कि आई वॉच्ड अ मूवी एट 5 PM। तो दोस्तों देखिए, ये सेंटेंस हमसे ये बोल रहा है कि आई वॉच्ड अ मूवी एट 5 PM। इसका मतलब क्या है कि मैंने 5 बजे मूवी देखी। क्या ये सेंटेंस हमारा ठीक बन रहा है, यानी कि अगर हम इसको रियल में सोचें तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि मूवी हम 5 बजे शुरू करें, 5 बजे ही ख़त्म कर दें। क्योंकि देखिए दोस्तों, 1 सेकंड पहले जब हम इसको देखेंगे इस टाइम को, तो ये होगा 4:59 है ना। 1 सेकंड पहले की बात करते हैं तो, और 1 सेकंड बाद की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5:01। तो क्या एक चीज़ पॉसिबल है कि हम 5 बजे एग्जैक्ट पूरी की पूरी मूवी ख़त्म कर दें देख के? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा ये सेंटेंस हो जाता है गलत, है ना। तो देखिए हमें टाइम तो दिया है सेंटेंस में, तो भाई आपने बताया था कि टाइम और एक्शन को मिला दो तो टेंस बन जाता है, तो फिर गलत कैसे हुआ। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, जरूरत है सेंटेंस में किस चीज़ की, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की। कोई भी लंबा काम होता है ना, जो सेकंड भर में कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, तब जाके स्टेटमेंट ठीक होगी कि कल मैंने एक मूवी देखी। देखिए कल पूरा का पूरा 24 घंटे का रहा था, है ना। रात के 12 बजे से लेकर अगली रात के 12 बजे तक मेरा पूरा का पूरा से टाइम जो था वो किसका रहा था, कल का रहा था। और कल के पूरे टाइम में मैं 2 से 3 घंटे की मूवी तो आराम से देख सकता हूँ। तो ये चीज़ तो मुझे पॉसिबल लग रही है सेंटेंस में, इसीलिए ये चीज़ सही हो जाती है यहाँ।
वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ये यस्टरडे के साथ तो कंप्लीट हो रही है, क्योंकि ये जो टाइम जो मैंने वर्क किया है, जो मैंने मूवी देखी है, ये जो मेरा एक्शन है ये इस टाइम में पॉसिबल है ना। लेकिन जो मेरा 5 PM वाला एक्शन था, जो भी मैंने 5 PM वाला एक्शन था, वो इस टाइम में पॉसिबल नहीं था। इस वजह से वो स्टेटमेंट मेरी गलत थी और ये वाली स्टेटमेंट मेरी सही होगी। तो सर ये बताइए पॉइंट ऑफ टाइम वाले सेंटेंस कैसे ठीक होते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम वाले पे। चलिए समझते हैं पॉइंट ऑफ टाइम का ठीक कैसे होगा, है ना। वॉच्ड मूवी वाला ही ले लेते हैं। आई वॉच्ड अ मूवी एट 5 PM। ये देखिए सर आपने फिर से वही गलती कर दी, वॉच्ड लगा दिया, है ना। तो दोस्तों देखिए ये जो वॉच्ड मूवी है 5 PM है, यहाँ पर तो पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस वर्ब को, इस एक्शन को हमारे पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से बदलना होगा। कैसे बदलना होगा भाई? 5 बजे के टाइम पर मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मूवी देख रहा था, ये तो पॉसिबल है। तो इस वर्ब को अपन यूज करेंगे आई वॉज वॉचिंग, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूइंग एक्शन चलेगा, ये भी एक्शन कॉन्टिन्यूइंग है पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मूवी देख रहा था। जी हाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जैसे कि मैं 5 बजे रनिंग करने गया, ठीक है दोस्तों, 5 बजे मैं रनिंग करने गया, 5:05 पर भी मैं रनिंग ही कर रहा था, 5:07 पर भी रनिंग ही कर रहा था। तो यहाँ पर मैं मूवी देखने जब गया, मूवी कभी भी लगी हो, लेकिन पॉसिबल तो है ना कि 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे मैं मूवी के थिएटर में बैठ के मूवी देख रहा हूँ। ये चीज़ मेरे टाइम और एक्शन के हिसाब से पॉसिबल हो रही है। ये चीज़ मेरा टाइम भी पॉसिबल कर रहा है और ये एक्शन भी पॉसिबल हो रहा है। तो दोस्तों हमें क्या समझ में आता है कि जब हमारा टाइम और एक्शन ठीक से मैच कर जाता है ना, जो कि पॉसिबिलिटी के साथ मैच कर जाए, है ना, परफेक्शन के साथ मैच कर जाए, तो हमारा सेंटेंस ठीक से बन जाता है। अगला हम समझते हैं, देखिए टेंस बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होती है वर्ब की, जो देखिए अभी मैंने आपको चेंज करके दिखाई थी कि वॉज वॉचिंग, वॉच्ड, ये चीज़ें हमें कैसे चेक करनी होती है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पर वर्ब कैसे होती हैं सेंटेंस में, अब हम उन्हें सीखेंगे। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। वर्ब, वर्ब क्या होता है हमें पता है। देखिए दोस्तों वर्ब होती है क्रिया, है ना। तो क्रिया हमारी सेंटेंस में 2 टाइप से काम आएगी, हमने सुना होगा। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। तो देखिए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब होती है जो हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करती है ना। ये चीज़ हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये जो मेन वर्ब की हेल्प के लिए यूज़ की जाती है, ये यूज़ करते हैं हम अपने टाइम को दिखाने के लिए, है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है टाइम को दिखाने के लिए, लेकिन समटाइम्स हेल्पिंग वर्ब को हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। समटाइम्स हम इसको मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से अपन इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। मेनली इसका टाइम शो करने के लिए होता है ना। ये एक्शन पैसिफिक होती है, ये टाइम पैसिफिक होती है, लेकिन कभी कभी इसका मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए समझते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किस तरह से होती है, डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। तो उससे पहले समझने के लिए अपन वर्ब की फॉर्म समझ लेते हैं। वर्ब की फॉर्म आपने सुना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उन चीज़ों को एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे होती है। देखिए दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में हम क्या जानते हैं। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे प्रेजेंट टाइम को। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें जहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी वहाँ हम कैसे समझेंगे कि ये एक्शन जो चल रहा है वो किस में चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ठीक है, कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हम उसे प्रेजेंट टाइम बोल के समझ लेंगे। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो किस चीज़ को डिनोट करती है, वो डिनोट करती है हमारे पास्ट टाइम को। ठीक है दोस्तों, पास्ट टाइम को कैसे डिनोट करेगी। देखिए प्रेजेंट टाइम में आई डू माई होमवर्क,
मैं अपना होमवर्क करता हूँ। तो ये चीज़ में किस में आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, प्रेजेंट को शो करती है। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर दिया, ये मेरे पास्ट को शो करती है। आइए अब बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की। वर्ब की थर्ड फॉर्म भाई फ्यूचर को डिनोट बिल्कुल नहीं करती है, ये डिनोट करती है हमारे परफेक्ट एक्शन को। किसको डिनोट करती है, हमारी परफेक्ट एक्शन को। ठीक है दोस्तों, वर्ब की मेन 3 फॉर्म होती हैं, आपको पता होगा। प्रेजेंट टाइम को डिनोट करने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट को डिनोट करने वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हमारे परफेक्ट एक्शन को डिनोट करने वाली हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, एक और होती है हमारी वर्ब की, कुछ लोग बोलेंगे फोर्थ फॉर्म। जी भैया, फोर्थ फॉर्म आप कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। आईएनजी लगाने के बाद इसे बोलते हैं वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आपको फोर्थ फॉर्म बोलना है, फोर्थ फॉर्म बोलिए, लेकिन मैं इसे बोलता हूँ वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ये हमारी कब काम आती है, जब भी कोई एक्शन ऑन गोइंग चल रहा होता है, साथ में हमारे जो प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक्शन चल रहा होता है ना, वो खत्म हुआ होता है, हम उस पर काम कर रहे होते हैं, तब हम वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, मेरा अभी दौड़ कंप्लीट भी नहीं हुई, मेरा वो काम एक्शन में चल रहा है। तो मैं किस चीज़ को यूज़ करूँगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ कर दूंगा, वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म जिसे बोलते हैं। आप लोग चाहो तो इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल लेना, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। एक और होती है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ा जाता है ना। ये कब जोड़ा जाता है भैया, ये होती है हमारी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, अब आप इसे चाहो तो सिंगुलर फॉर्म बोल दो, चाहो तो इसका भी नामकरण कर ही दो, जब 4 नाम दे दिए तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। तो हमें वर्ब की 5 फॉर्म समझ में आ गई। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम को डिनोट करेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम को डिनोट करेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन को डिनोट करती है। यहाँ टाइम डिनोट नहीं होता है, एक्शन डिनोट होता है। वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है जो कॉन्टिन्यूटी एक्शन को डिनोट करती है, और एक होती है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म जो हमारे सब्जेक्ट को डिनोट करती है। सब्जेक्ट यानी कि जो काम को कर रहा होता है ना। तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि भाई ये वर्ब की 5 फॉर्म हम सेंटेंस में कैसे दिखाते हैं, कैसे शो होती है, और ये किस तरह से सेंटेंस को बताती हैं कि एक्शन प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर किस टाइप का सेंटेंस है। तो दोस्तों एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि वर्ब की जो फॉर्म होती है उनसे हम सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। भाई देखो, क्रिकेट खेलने की लोगों को बुरी आदत है, बुरी भी नहीं कह सकते क्योंकि दुनिया क्रिकेट की फ़ैन है, मैं भी हूँ, तो क्रिकेट ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, आपको भी पता है, ये हमारा सब्जेक्ट है। इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ तो आप जानते ही ठीक से। देखिए दोस्तों, अब हम वर्ब से कैसे पहचानें कि कोई सेंटेंस कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये किस फॉर्म में है अभी, हेल्पिंग वर्ब सर हमारी है अभी फर्स्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में, हमारी फर्स्ट फॉर्म में, है ना। इज़ हमारी कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट है, ठीक है। और हमारी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब किस फॉर्म में है, ये हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी कौन सा सेंटेंस हो गया भैया, ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम वर्ब की सारी फॉर्म को समझ लेते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आई डिड, चलिए छोड़िए अभी ये चीज़ नहीं, आई वॉज प्लेइंग लूडो। इसको समझ के आप मुझे बताइए कि किस तरह से आप इसको बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस है। देखिए, देखने से तो हमें पता लग गया ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में है, ये हमारी पास्ट फॉर्मेट में है ना।
वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज़ हो रही है, पास्ट है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो आप देखिए, आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखते हुए आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। इस तरह से कोई भी सेंटेंस हम पढ़ कर सकते हैं। चलिए आपको कॉन्टिन्यूस का समझा दिया, मैं थोड़ा परफेक्ट वाले भी आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। चलिए, आई हैव डन माई लेक्चर, मैंने अपना लेक्चर कर लिया, है ना। इस सेंटेंस को कैसे समझेंगे, देखिए दोस्तों, हैव हमारी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है वो रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट को। अब ये भैया बात कर रहे हैं हमारे डन। डन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि ये परफेक्ट एक्शन को डिनोट करती है। तो ये सेंटेंस बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, है ना। और अगर मैं सेम टू सेम यही हरकत यहीं कर देता हूँ, आई हैड डन माई लेक्चर, तो ये देखिए दोस्तों, परफेक्ट तो ये है ही, है ना। थर्ड फॉर्म में तो परफेक्ट एक्शन होगा, समझ जाइएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया। और यहाँ पर हमारा पास्ट हो गया, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया भाई, पास्ट परफेक्ट हो गया। अब सर आपने कॉन्टिन्यूस फॉर्म बता दिया, परफेक्ट फॉर्म बता दिया, अब आपको क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल देने की ज़रूरत है? चलिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत करते हैं, अंडरस्टैंडिंग इनकी भी बना लेते हैं थोड़ी। हेल्पिंग वर्ब, देखिए दोस्तों, ये बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। अब 2 टाइप की किस टाइप से होती हैं आइए समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब में भी टाइप होने लगे हैं। एक होती है हमारी बेसिक हेल्पिंग वर्ब, बेसिक इसको आप जनरल नाम दे दीजिए, ठीक है। एक होती है हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसको हम थोड़ा लेट समझेंगे, है ना। अभी हम बेसिक पर बात करते हैं, मॉडल को अभी साइड में समझ लेंगे। तो देखिए, बेसिक हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। बेसिक हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है बी, एक होती है हैव, एक होती है डू। इन्हीं से हमारी हेल्पिंग वर्ब बन के तैयार होती है। बी का जब हम सिंगुलर फॉर्म लेते हैं, सॉरी फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, B1, बी की हम फर्स्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो ये होती है इज, एम और आर की फॉर्म में। जब भी हम फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, है ना, ये फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो हमारी किस में आएगी, इज, एम और आर की फॉर्म में, यानी कि ये चीज़ करेगी प्रेजेंट को शो। बात करते हैं इसी में सेकंड फॉर्म क्या होती है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है भाई वॉज या वर। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, है ना। जब भी कोई एक्शन चलेगा हमारा, इज, एम, आर, प्रेजेंट फॉर्म, V1 डाल देता हूँ, आप समझ जाइए प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, V2 पास्ट की बात करेंगे, वर्ब की जब हम थर्ड फॉर्म बात करेंगे, बी की जब थर्ड फॉर्म यूज़ होगी तो वो बीन यूज़ होगी। ये बात करती है हमारी परफेक्ट एक्शन की, है ना। जब भी हमें ये चीज़ दिखेगी मतलब एक्शन परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हैव की, है ना। पहली हमने बी की समझ ली, सेकंड हम समझेंगे हैव। इसकी सेकेंडरी फॉर्म होती है हैड, इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है हैड, है ना। अब आप बोलोगे सर ये सेकंड और थर्ड में पहचान कैसे करेंगे। जब आप सेंटेंस लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हेड के साथ सीधा एक्शन दिया होगा तो पास्ट में जाएगा, और जब हेड के साथ हमारा थर्ड फॉर्म आ जाती है मेन वर्ब में तो ये हमारा परफेक्ट एक्शन हो जाता है। बात करते हैं डू की। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। डू, डिड, डन, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी होती है। कैसे बनाएंगे भाई, कॉन्टिन्यूस फॉर्म देखो सिंपल है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे,
ING लगा देंगे। इसमें फोर्थ फॉर्म कैसे बनेगी, यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म ही लिखूंगा भाई मैं तो, BC, B में ING लगा दो, फोर्थ फॉर्म बन गई किसकी, इज एम आर की। हैव में ING लगा दो, हैविंग, फोर्थ फॉर्म बन गई हैव की। डू में डूइंग, ये भी बन गई फोर्थ फॉर्म। अब भाई सिंगुलर फॉर्म कैसे होती है भाई, सिंगुलर फॉर्म इसमें इज है ना, लिख देता हूं आपको। सिंगुलर फॉर्म के लिए यहाँ इज दिया हुआ है। हैव की सिंगुलर फॉर्म हो जाती है हैज, और डू की सिंगुलर फॉर्म हो जाती है डज। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वर्ब की हेल्पिंग वर्ब याद करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जब भी देखिए इज एम आर का यूज़ होता है सेंटेंस प्रेजेंट में आ जाता है, हैव हैज़ का यूज़ होता है सेंटेंस प्रेजेंट में आ जाता है, डू डज का यूज़ होता है सेंटेंस प्रेजेंट में आ जाता है। अब बात करते हैं पास्ट की। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वॉज वर्ब, हैड या डिड, इस तरह का स्टेटमेंट यूज़ होता है तो सेंटेंस किस में चला जाता है, हमारा पास्ट में चला जाता है। बात करते हैं परफेक्ट एक्शन की। परफेक्ट एक्शन किस तरह से जाएगा, बीन में जाएगा, हैड में जाएगा, डन में जाएगा। कॉन्टिन्यूस एक्शन किस में जाएगा, बीइंग में जाएगा, हैविंग में जाएगा, डूइंग में जाएगा। सिंगुलर फॉर्म आपको मैंने बता ही दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं कि किस तरह से हेड से अपन पास्ट को पहचानते हैं, हैव से अपन प्रेजेंट को पहचानते हैं, और जब भी हमारा परफेक्ट एक्शन होता है वो थर्ड फॉर्म से पहचाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर के बारे में अपन ने बात नहीं करी है, फ्यूचर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्यूचर होता क्या है, तो चलिए दोस्तों जरा फ्यूचर की बात कर लेते हैं। देखिए फ्यूचर के, अभी मैंने आपको बताया था वर्ब की एक मॉडल फॉर्म होती है ना, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें होते हैं मॉडल। मॉडल क्या होते हैं हमारे, विल और शैल भी एक मॉडल है, आपने पढ़े होंगे ये चीज़। तो हमारा जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर की जितनी भी टेंसेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये एक्शंस जितने भी फ्यूचर में जाएंगे वो इमेजिनरी जाएंगे। फ्यूचर जो होता है वो एक इमेजिनेशन टेंस होता है ना। फ्यूचर रियल टेंस नहीं होता है, इमेजिनरी है, नॉट रियल। देखिए दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना, ये एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। पहचानना मैं आपको बता देता हूँ, इनको कवर हम तब करेंगे जब हम फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी पहचानना समझ लीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट, FI शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसको कैसे पहचानेंगे, जब फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी यही होता है। इंडेफिनिट का तो देखिए वो फ्यूचर पास्ट में भी आ जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन यदि फ्यूचर की दी जाती है तो वो हमारी इंडेफिनिट होती है। ये बात करते हैं हम फ्यूचर की इंडेफिनिट फॉर्म में। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या होता है भाई, इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ जाता है ना, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फ्यूचर के साथ परफेक्ट एक्शन कब बनेगा, फ्यूचर की मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगी, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाएगी। फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन कब बनेगा भाई, PC लिख देता हूँ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखिए विल शैल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विल शैल आएगा, है ना, एक इसको मैं लिख देता हूँ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब बनेगा, जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ेगा और साथ में टाइम स्पेसिफिक हो जाएगा, तब हमारा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि फ्यूचर का जो होता है वो एक मॉडल होता है। फ्यूचर एक तरह से रियल में कोई टेंस नहीं है, ये मॉडल का ही एक फॉर्म है ना, तो हम इसे कवर करेंगे बाद में। अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट और पास्ट की, जो कि रियलिटी होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसको समझने से पहले एक चीज़ और हमारे नज़रों से बचती है, आई का यूज़। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा,
तो आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिएगा कि आई के साथ हम एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब लेके क्यों चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई और यू को मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने टेंसेस आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं कि हमारा जो एक होता है यू, यू को हम सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, है ना, और प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ होता है, प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ होता है, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल लेके चलते हैं। क्यों लेते हैं भाई इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल? ताकि हमें यू जब भी दिया हो तो हम इस चीज़ में कन्फ्यूज़न ना रखें कि इसको सिंगुलर माने या प्लूरल माने। हम यू को हमेशा प्लूरल ही कंसीडर करते हुए चलेंगे। कहीं भी यू दिखेगा हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, है ना। इसमें कोई सेंस वाली बात नहीं है, सेंस वाली बात होती है आई में। इसको तो आप ये समझ लीजिए कि आपने सुना होगा भाई, कोई भी सेंटेंस होता है सर हमें बोलने में अच्छा लगा इसीलिए हमने ये टिक कर दिया, तो यही समझ लीजिए यू का मेन चीज़ है हमारी आई। देखिए दोस्तों, आई जो होता है ये होता है एक स्पीकर। सेंटेंस में अगर आई का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है, सेंटेंस को स्पीक करने वाला पर्सन ही होता है ना। जैसे मैंने बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं जानकारी किसे दे रहा हूँ, मैं एक्शन किसके बता रहा हूँ, अपनी एक्शन बता रहा हूँ। तो ये है स्पीकर विच सेज अबाउट हिज और हरसेल्फ। और एक आई होता है हमारा लेटर, जैसे ए टू जेड होते हैं उसमें एक आता है हमारा आई। जब हम आई को लेटर की तरह यूज़ करते हैं तब हम इसे यूज़ करते हैं सिंगुलर की तरह, सिंगुलर कैरेक्टर की तरह। फॉर एग्जाम्पल, आई इज अ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को मैं शॉर्ट में ई लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। देखिए, आई इज़ अ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हम यहाँ पर आई को किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, आई को हम यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, है ना। लेकिन जब भी हम आई को स्पेशल कैरेक्टर बनाते हैं, जब भी हम आई को थर्ड पर्सन बनाएंगे, थर्ड पर्सन क्या होता है, आई होता है। जब भी हम आई को थर्ड पर्सन की तरह यूज़ करेंगे तब हम इसके लिए एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, एम। प्रेजेंट में एम यूज़ करते हैं और इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। जब भी हम प्रेजेंट की बात करेंगे तब हम एम यूज़ करेंगे, और जब भी हम इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे जब ये बात होगी स्पीकर की, है ना। जब भी आई थर्ड पर्सन बन के स्पीकिंग की बात करेगा तब हम इसको यूज़ किस में करेंगे, तब हम इसको यूज़ करेंगे स्पीकर की फॉर्म में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। और जब ये लेटर की तरह यूज़ होगा, लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट का लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, उसमें जब हम इसको यूज़ करेंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे किसकी तरह, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आई के साथ कभी कभी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी हम स्पीकर की तरह इसको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, है ना। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो आई है ये क्या है दोस्तों, ये स्पीकर है, यानी कि स्पीकर, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, आई एम अ टीचर। आई यानी कि मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। तब मैं यहाँ पर किसका यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए स्पेशल हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ किया जा रहा है ना। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। यहाँ तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, ये मेरा इंडेफिनिट टेंस था। अब हम इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बात करते हैं। चलिए कॉन्टिन्यूस छोड़िए, पास्ट में आ जाते हैं। पास्ट में तो भाई कोई भी सब्जेक्ट हो वेंट ही यूज़ होगा उसके लिए। बात करते हैं, आई हैव completed my assignment। यहाँ पर मैं देखिए आई को किस तरह यूज़ कर रहा हूँ, आई हैव completed my assignment।
यहाँ पर मैं स्पीकर की तरह आई को यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं ही अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ भी मैंने क्या यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल को यूज़ किया है ना। हेल्पिंग वर्ब मैंने प्लूरल यूज़ किया है, दैट मीन कि ये जो सेंटेंस है वो आई को स्पीकर की तरह ले रहा है, थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आई के लिए हम स्पेशल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए थोड़ा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना भी हमने अभी तक सीखा इस वीडियो में, क्वेश्चन एंड आंसर्स थोड़े एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं, है ना। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस शुरू की जाए। पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको पहचानना होगा कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, किस टाइप का नहीं है। अब आप मेरे ख्याल से सेंटेंस को समझना और पहचानना सीख चुके हैं। आई एम डूइंग माई असाइनमेंट। इसको आप समझाइए मुझे कि किस तरह का रहेगा, कमेंट कीजिए नीचे, बताइए। चलो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर देख लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, एम जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, ये वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हो गया। पहचानने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आई सर। नेक्स्ट एग्जांपल, ही डज हिज वर्क। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा समझिए दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, एक चीज़ मेरे से छूट गई, सॉरी, एक कंसेप्ट और बचा है, चलो यही समझ लेते हैं। ये थोड़ा स्पेशल कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब कभी कभी मेन वर्ब की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देती है ना। हेल्पिंग वर्ब कभी कभी मेन वर्ब की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देती है। वो कब करती है, पास्ट टेंसेस में और फ्यूचर सेंटेंसेस में, है ना। तो यहाँ देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, आप खुद बताइएगा मुझे कि हेल्पिंग वर्ब लग रही है आपको या मेन वर्ब लग रही है। हिज वर्क यानी कि अपना काम, ये तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद भाई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो दो अलग अलग होती हैं। जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपस में जुड़ती है तब हमारा बढ़ता है वर्ब कंपाउंड। जब हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जुड़ती है तब हमारा बनता है वर्ब कंपाउंड, जो कि हमारे सेंटेंस को करता है आइडेंटिफाई, कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है। ये हमारी टेंस को पहचानने में मदद करता है ना। लेकिन इस सेंटेंस में देखो आप, यहाँ तो भाई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, मेन वर्ब नहीं दिख रही है। और अगर इसको हम मेन वर्ब मान लें तो हेल्पिंग वर्ब गायब है। तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है दोस्तों, ये मेन वर्ब है। ही डज हिज वर्क, ये जो है वो मेन वर्ब है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसकी तरह रिएक्ट कर रही है, मेन वर्ब की तरह रिएक्ट कर रही है। एक और एग्जांपल इसका समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह किस तरह रिएक्ट करती है। आई गो टू टेम्पल डेली। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए, आप लोगों को यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, डायरेक्ट मेन वर्ब दिख रही है। मेन वर्ब भी कौन सी फॉर्म में दिख रही है, फर्स्ट फॉर्म में दिख रही है ना। आई गो टू टेम्पल डेली, इसका मतलब क्या है, ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है, मैं मंदिर रोज जाता हूँ। यहाँ देखिए आपको दोनों टेंसेस जो हैं ये मिल रहे हैं आपको इंडेफिनिट टेंसेस, है ना। ये भी आपको क्या मिल रहा है, इंडेफिनिट टेंसेस, यानी कि इनमें जस्ट इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। ना तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है, ना कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, ना कोई एक्शन बीच में से आधा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर जस्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, आई गो टू टेम्पल डेली, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ। ना मैं मंदिर जा रहा हूँ, ना मैं मंदिर जा चुका हूँ, है ना।
ना मैं मंदिर के लिए निकला हूँ और पहुँचा नहीं हूँ, है ना तो मैं रास्ते में हूँ, ना मैं जाना शुरू किया, ना मैं पहुँचा। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं मंदिर जाता हूँ। ही डज इज वर्क, वो अपना काम करता है। यहाँ दोनों सेंटेंसेस में मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब को मैं यूज़ कर रहा हूँ किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह। तो जो हमारे इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट टेंसेस, है ना, प्रेजेंट का हो पास्ट का हो, इंडेफिनिट टेंसेस में प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट टेंसेस को हम सीधे के सीधे हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब का यूज़ कर डालते हैं, क्योंकि हमें जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो नोट कर लीजिए, थोड़ा स्पेशल पॉइंट है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, फ्यूचर की बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वो इमेजिनरी है, कुछ भी इमेजिन करो, हमें क्या। इंडेफिनिट टेंसेस में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंसेस में और पास्ट के इंडेफिनिट टेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट मेन वर्ब से सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, थोड़ा बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए, मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट और पास्ट, इनके जो इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। सीधा हम कहाँ से शुरू करते हैं, मेन वर्ब से, है ना। मेन वर्ब से यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, है ना। जब भी हम इस तरह का सेंटेंस यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंसेस के लिए हम प्रेजेंट और पास्ट में क्या करेंगे, सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए क्या होता है भाई, मैंने आपको बता ही दिया था, ये होती है इमेजिनेशन, है ना। और इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, है ना। ये हमारी बेसिक हेल्पिंग वर्ब में नहीं आती, ये हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आती है, विल और शैल। तो हम इसका यूज़ यहाँ करेंगे, आई विल गो। इमेजिनेशन है भाई, मैं ना गया हूँ ना जा रहा हूँ, मैं बस जाऊँगा। तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे इंडेफिनिट के लिए। यहाँ मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पर भी मैं क्या दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन में किसके साथ दे रहा हूँ, मॉडल के साथ दे रहा हूँ, मॉडल के साथ दे रहा हूँ, दैट मीन मैं मॉडल का यूज़ करूँगा। इमेजिनेशन की इन्फॉर्मेशन है कि भाई मैं जाऊँगा शादी में, मेरे भैया ने पूछा कि मैं शादी में जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, तो मैंने बोल दिया आई विल गो, मैं जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, सीधे मेन वर्ब डाली जाती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। अब टेंसेस काफ़ी कुछ आपने बेसिक पढ़ लिया है, अब हम टेंस का शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों आइए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो रहा है कि वर्तमान की जितनी भी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो इस टाइप के सेंटेंसेस में आएगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि इसका थोड़ा थोड़ा अपन समझ लेते हैं किस टाइप का होता है। वर्तमान की जानकारी, इतना जानना काफ़ी है इस टेंस को समझने के लिए, है ना। वर्तमान की जानकारी जिस भी टेंस में दी जाती है वो इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं। जैसे इसके भी टाइप होते हैं, सबसे पहला टाइप होता है अफर्मेटिव, है ना, इसको अपन सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव का सिंपल सा मतलब है कि जानकारी सीधी सीधी हमें दी जाएगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है, इसका फॉर्मेट लिख लीजिए आप लोग। सब्जेक्ट के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ होगी नहीं, यहाँ सीधे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस अपन पढ़ रहे हैं।
इसमें क्या है, सिंपल सिंपल हमें जो जैसा है वैसा बता दिया जाएगा। जैसे आई प्ले लूडो, मैं लूडो खेलता हूँ। क्या मैं खेल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने खेल लिया? कतई नहीं। क्या मैं बीच में अभी मेरा गेम चल रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ कि आई प्ले लूडो, मैं वर्तमान की जानकारी दे रहा हूँ, यानी कि मैं लूडो अभी खेलता हूँ। मैं लूडो खेलता हूँ, सिंपल सा सेंटेंस है। आई प्ले लूडो, मैं लूडो खेलता हूँ। कोई इसमें समझने करने की बात नहीं है, सिंपल सा है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, एक सेंटेंस और समझते हैं इसमें। ही प्ले, इसको क्या खिलाएं भाई? हॉकी खिला देते हैं, हॉकी। क्या ये सेंटेंस ठीक है? आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ तो जो सब्जेक्ट था वो आई था, यानी कि थर्ड पर्सन था, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब की तो ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो अभी प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब की हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जब हम सिंपल जानकारी दे रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ रही है। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, लेकिन भाई आई और ही में कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आई यहाँ थर्ड पर्सन की तरह है और ही यहाँ पर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब ना सही गुरु, कम से कम वर्ब में सिंगुलर फॉर्म तो यूज़ कर लो। जो मैंने आपको बताया था ना, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म बोला था आपको, है ना। V5 बोल दीजिए या वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बोल दीजिए, कम से कम उसे तो यूज़ करो। तो क्या आएगा? एस या ई एस। आई प्लेज हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। आई होप आपको ये सेंटेंस ठीक से समझ में आया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल सिंपल हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, वर्तमान की जानकारी देनी है। जानकारी में अफर्मेटिव सेंटेंस आज हमने पढ़ा, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ दीजिए, यानी कि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म दे दीजिए। सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, कल हम समझेंगे बाकी के सेंटेंस, इनका नेगेटिव, इनका इंटरोगेटिव और इनका एक, कुछ लोग बोलते हैं WH फैमिली होती है, कुछ लोग बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव होता है। तो अपन ये सब कल समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आप बताइए वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आप मुझे अपना कमेंट नीचे छोड़ के बताइए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अपने और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, जिसमें आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो में, या फिर आपकी कोई भी क्वायरी होती है तो मुझे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।